समय गवाए हुए देखते हैं। तो डेवलपमेंट का क्या अर्थ है तो बताएंगे जल्दी से। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, किस तरीके के सवाल आते हैं आप और हम आराम से देखेंगे। विकास यानी डेवलपमेंट का मतलब क्या है। विकास का मतलब केवल शारीरिक आकार और वजन में बढ़ोतरी है, या केवल क्वांटिटेटिव परिवर्तन यानी केवल क्वांटिटी यानी मात्रा में परिवर्तन है, या विकास मैच्योरिटी और आपने जो सीखा जीवन में, अधिगम किया, या आपने जो अपने जीवन में प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग ली, उसके बाद जो आपको अनुभव हुआ, उसके बाद होने वाले परिवर्तनों की एक सिस्टमैटिक और सीक्वेंशियल श्रृंखला है। बहुत सही। मैच्योरिटी क्या है भैया, मतलब डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट के लिए दो कोटेशन बड़ी फेमस है। एक तो डेवलपमेंट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट, यानी अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। क्या कहेंगे, अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। एक तो स्टेटमेंट ये आता है जो कि सही है, एक आता है कि डेवलपमेंट मैच्योरिटी और लर्निंग की अंतःक्रिया का परिणाम है। मैच्योरिटी यानी आप शारीरिक और मानसिक रूप से जो धीरे धीरे आपके अंदर परिपक्वता आई, और उस परिपक्वता के साथ साथ आपको जीवन में जो एक्सपीरियंस हुए, जो टीचिंग हुई, जो प्रशिक्षण हुआ, ये दोनों मिलकर सिस्टमैटिक तरीके से, क्रमिक तरीके से ये हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, वही विकास है। जैसे आपकी मम्मी कहती है कि बेटा इन दोस्तों का साथ छोड़ दे, लेकिन आप छोड़ते नहीं। फिर उनमें से जब कोई दोस्त आपको छोड़ देता है सफलता प्राप्त करते, तो आपको जो अनुभव मिला और जो आपके मानसिक तौर पे जो परिपक्वता आई यानी मैच्योरिटी आई, उसके अकॉर्डिंग जो आपके जीवन में परिवर्तन आया धीरे धीरे, क्रमिक रूप से, व्यवस्थित तौर पे, और आप ये सीख गए कि भाई अब से यारी दोस्ती में समय बर्बाद नहीं करना, क्योंकि सब निकल जाते हैं फिर चिढ़ाते हैं। तो ये क्या है, ये आपका विकास हुआ है ना, होता है ना। हाँ देखो सही पकड़ा मैंने। आ जाओ, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। देखिए भैया, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, वृद्धि यानी शारीरिक तौर पर, और विकास यानी डेवलपमेंट का मतलब शारीरिक तौर पर भी, है ना, फिजिकली भी, सोशली भी, कॉग्निटिव यानी मानसिक तौर पर भी, और संवेगात्मक यानी इमोशनली भी। ये चार आयाम तो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो वृद्धि और विकास के बारे में कौन सी बात सच है। वृद्धि और विकास दोनों केवल मात्रात्मक है। वृद्धि मात्रा कि कितने मीटर का, कितने किलो का हो गया, उसको चेक करता है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक की क्वालिटी में कितना अंतर आया। पहले ये जो बच्चा था मानसिक रूप से कैसे सोचता था, अब इसकी क्वालिटी में कैसे अंतर आया, इन दोनों के बारे में बात करता है। एक टीचर के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करना सबसे जरूरी क्यों है। देखिए, पेडागोजी के क्वेश्चन मुश्किल से 2-3 देखने को मिलते हैं। तो आपसे पूछ रहा है एक टीचर के लिए आप जो पेडागोजी होती है या चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में जो आपका पूरी एक यूनिट होती है, पूरा एक, मेरी मानो तो बीएड में तो पूरी किताब ही पढ़नी पड़ती है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में। तो एक टीचर का चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टडी करना सबसे जरूरी क्यों है। सबसे जरूरी क्यों है, बच्चों को परीक्षा में पास कराने के लिए, ताकि वो क्लास में बच्चों को चुप करा पाए, या उसको ये पता लग पाए कि भैया देखिए हर उम्र में, हर एज में, आप भी इस बात को मानते होंगे कि देखिए हर एज में बिहेवियर, इंटरेस्ट और लर्निंग का जो पैटर्न है बच्चों का, वो अलग अलग होता है। जैसे अगर कोई बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में है प्याजे की, इसमें प्याजे साहब हैं एक, उन्होंने एक सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत में उन्होंने एक स्टेज दी है मूर्त संक्रियात्मक। तो प्याजे साहब की जैसे अगर कोई बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यानी 7 से लेकर 11 साल का है, तो आप उसको सिखाने में मूर्त अनुभव दोगे तो वो आसानी से समझ जाएगा। आप उसके सामने वेग बातें कर रहे हो, यानी आप उसके सामने ऐसी बातें कर रहे हो, अमूर्त चीजें जो दिखाई नहीं देती, उनके बारे में, एलियन नहीं दिख रहे भैया उसमें, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, उसको नहीं समझ में आएगा। ठीक साहब, आ जाओ। चाइल्ड साइकोलॉजी के क्षेत्र में किसका अध्ययन किया जाता है। तो चाइल्ड साइकोलॉजी में जो आप पढ़ते हो वो किसकी स्टडी करते हो, किसकी स्टडी करते हो। हाँ बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, अभी वृद्धि विकास के चल रहे हैं, फिर दूसरा चैप्टर आएगा, घबराओ। तो चाइल्ड साइकोलॉजी के क्षेत्र में किसका अध्ययन किया जाता है, केवल इन्फेंसी का। देखिए नहीं, इन्फेंसी चलती है 0 से लेकर 2 साल, तो हम केवल इन्फेंसी की स्टडी नहीं करते। ओनली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड चलता है 3 से लेकर 12 साल चलता है ना, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड दोनों, गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक या जन्म से लेकर मृत्यु तक। चाइल्ड साइकोलॉजी, भैया ध्यान से समझ के बताना, चाइल्ड साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चाइल्ड साइकोलॉजी में आप किसका अध्ययन करते हो, जल्दी ये बताएंगे। मुझे पूरा भरोसा था विद्वान लोग डी बताएंगे, विद्वान लोगों ने डी बताया। भैया मैंने कहा बाल मनोविज्ञान, तो बाल मनोविज्ञान बालक कब तक रहता है, जब तक बच्चा माँ की, मतलब मैं कह रही हूँ माँ की गोद में, माँ के पेट से लेकर
माँ के पेट से लेकर अडोलसेंस तक की जो चेंजेस होते हैं उसको आप पढ़ते हो और तभी तक बच्चे को बच्चा बोलते हो। भैया जो बोल रहा है बच्चा की जन्म से लेकर मृत्यु तक, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हम किसकी स्टडी करते हैं? विकास की स्टडी करते हैं। आपने पढ़ा होगा कि डेवलपमेंट क्या होता है? वूम्ब टू टूम्ब होता है। तो डेवलपमेंट वूम्ब टू टूम्ब होता है भैया। तब डेवलपमेंट की स्टडी आप माँ के पेट से लेकर, और वो भी जन्म से लेकर क्यों करोगे? डेवलपमेंट की स्टडी भी जन्म से लेकर क्यों करोगे? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक करते हो डेवलपमेंट की। लेकिन भैया चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चे के बारे में आपको पता लगाना है। अब भैया 18 साल के बाद आप उसको बच्चा बोल रहे हो, अरे भैया आंखों का टेस्ट कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? आंखों का टेस्ट कराना पड़ेगा। वो कैसे हो सकता है बच्चा? कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? बेटा मैंने अपना पोर्शन पूरा करा दिया। पूरा मतलब पूरा करा दिया, जिसको मैंने फर्स्ट डे बताया था। 4 क्लासेस ली, 20 तारीख से पहले पहले पूरा कंप्लीट, ठीक है ना, अपना पोर्शन। बाकी जो अंकित भैया का पोर्शन था, अंकित भैया ने करा दिया, ठीक है। कुछ पोर्शन आपके लिए मेरे हिसाब से उन्होंने भी किया है, अंकित भैया के अलावा दूसरे टीचर जो हैं ज्योग्राफी के, उन्होंने भी कराया, सब करा दिया, ठीक है ना। क्लियर? आराम से शांति रखो, रिवीजन मारो, ठीक है ना। हो चुका है, उसको ढूंढो प्लेलिस्ट में, सब हो चुका है, ठीक। योगा वोगा जो भी मैंने बताया था, योगा कराऊंगी, ये कराऊंगी आपकी क्या बोलते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, स्टिल आर्ट, विजुअल आर्ट, सब करा दिया है बेटा, और बहुत पहले करा दिया बाबू। आ जाओ आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार डेवलपमेंट के किस सिद्धांत से संबंधित है? विकास कभी भी समाप्त नहीं होगा। ये विचार विकास के किस सिद्धांत से? देखो डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज होती हैं, डेवलपमेंट की कुछ थ्योरीज होती हैं, और वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरीज होती हैं। उनमें से एक है कि डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। इसको हम बोलते हैं निरंतरता का सिद्धांत। तो याद रखें, डेवलपमेंट का निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। एकीकरण का सिद्धांत क्या बताता है कि विकास के सभी आयाम, मेरे साथ बोलेंगे, एकीकरण का सिद्धांत क्या बताता है कि विकास के सभी आयाम, क्या कहता है गुड्डा, कि विकास के सभी आयाम एक दूसरे से, विकास के सभी आयाम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। विकास के सभी आयाम एक दूसरे से क्या होते हैं? तो आप कहोगे रिलेटेड होते हैं। अंतर संबंध का सिद्धांत भी ये इसी बात को कहेगा कि विकास के सभी आयाम एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। एकीकरण का सिद्धांत अपने आप में ये भी कह सकता है कि भैया एक अंग जो होता है, पहले आप उस पूरे क्या बोलते हैं अंग के बड़े भाग को चलाना सीखते हो, फिर उसके छोटे हिस्सों को, फिर पूरे अंग को चलाना सीखते हो। तो आप चाहो तो इसमें इसको ले लेते हैं, इसमें इसको ले लेते हैं। अंतर संबंध में इसे ले लो। एकीकरण यानी पहले बच्चा हाथ चलाता है, फिर उंगलियां, अंगुलियां, फिर पूरे हाथ का कोऑर्डिनेशन, फिर पूरे हाथ का कोऑर्डिनेशन, फिर क्या होता है? फिर पूरे हाथ का कोऑर्डिनेशन, फिर क्या कहेंगे? फिर पूरे हाथ का कोऑर्डिनेशन, है ना। आ जाओ, ठीक। व्यक्तिगत विभिन्नता, एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। एक बच्चा क्या कहेंगे? दूसरे बच्चे से अलग होता है। आ जाए नेक्स्ट। विकास सिर से पैर की ओर चलता है। ये विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो देखिए विकास का ये होता है कि विकास की दिशा निश्चित होती है। क्या कहेंगे? कि विकास की दिशा क्या होती है? निश्चित होती है। और दुनिया में आप देखेंगे कि विकास कहीं पर भी, यहाँ भारत में हो रहा हो, इसके अलावा भारत छोड़ के अफ्रीका के घने जंगलों में विकास हो रहा हो, किसी का बिल्कुल नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे हो रहा हो, दिशा जो है वो निश्चित होती है। कैसे? एक होती है जिसको हम कहते हैं मस्तकाधोमुखी। क्या कहते हैं? मस्तकाधोमुखी, मस्तक से लेकर नीचे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं सिफेलो, क्या कहते हैं? सिफेलोकॉर्डल। और दूसरा जिसे हम कहते हैं समीप दूराभिमुख। क्या कहते हैं? समीप दूराभिमुख। क्या कहते हैं? समीप दूराभिमुख, जिसको हम क्या कहते हैं? मुख दूराभिमुख, समीप दूराभिमुख, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या कहते हैं हम? प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल, कि केंद्र से लेकर बाहर की ओर होता है। मस्तकाधोमुखी सर से लेकर नीचे की तरफ होता है, ठीक है ना। और ये सेंटर से बाहर की तरफ होता है, ठीक साहब। तो हमसे कह रहे हैं विकास, डेवलपमेंट सिर से पैर की तरफ होता है। तो ये किसकी बात कर रहा है? मस्तकाधोमुखी, सिर से लेकर, मस्तक से लेकर नीचे की तरफ। हमेशा याद रखना, सिफली, सिफली का मतलब क्या होता है? सिर। मेरे साथ बोलिए, सिफली सिफली सिफली। सिफली, सिफली का मतलब क्या है? सिर। सिफली कॉर्डल यानी सिर से लेकर दूर तक, सिर से लेकर नीचे तक। तो ये हो गया मस्तकाधोमुखी। समीप से लेकर दूर तक का मतलब, पहले व्यक्ति के दिल, है ना, पहले रीढ़ की हड्डी बनती है, फिर दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़े, फूफड़े ये बनते हैं। पहले व्यक्ति के ये रीढ़ की हड्डी के पास की जो भुजाएं हैं ये मजबूत होती हैं, ये काम करना शुरू करती हैं।
फिर उंगलियां काम करना शुरू करती हैं। मेरी बात को समझे, आ जाइए नेक्स्ट। एक बच्चा पहले अपने धड़ पर, मतलब पहले बच्चा अपने धड़, ये धड़ होता है बेटा जी, पहले बच्चा अपने धड़ पर नियंत्रण प्राप्त करता है, उसके बाद उंगलियों पर, पहले धड़ पर नियंत्रण प्राप्त किया, फिर उंगलियों पर नियंत्रण प्राप्त किया। ये दिशा क्या कहलाती है? धड़ पर नियंत्रण प्राप्त किया, फिर उंगलियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, यानी पहले सेंटर पर नियंत्रण, फिर बाहर की तरफ। तो सेंटर से बाहर की तरफ को बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। सेंटर यानी केंद्र के समीप से, फिर दूर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, तो क्या कहेंगे? समीप दूरस्थ हम उसको कहेंगे। स्पाइरल का मतलब क्या है? तो हमेशा कहना विकास कैसा होता है? विकास स्पाइरल होता है। कैसा होता है? स्पाइरल होता है, यानी वर्तुलाकार होता है। इसका मतलब विकास कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज होता है। यानी विकास की दिशा हमेशा सेम नहीं रहती। कभी आपको अच्छे लोग मिलेंगे, आप बहुत अच्छा सीखेंगे तो आपका विकास तेजी से होगा। कभी आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपके दिमाग का दही करके रायता बना देंगे तो आपका विकास धीमा होगा। तो विकास कैसा होता है? स्पाइरल यानी वर्तुलाकार होता है, कभी धीमा कभी तेज, कभी धीमा कभी तेज। कोई भी अगर कहे कि विकास रेखीय होता है, एक दिशा में होता है, मना कर देना। बोले जीवन में इतने अनुभव मिलेंगे, कुछ कड़वे कुछ मीठे, कुछ कड़वे कुछ मीठे, कुछ खट्टे कुछ तीखे, तो भैया ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि डेवलपमेंट एक ही गति से हो? कभी तो ऐसा भी वक्त आएगा कि ठुकरा के मेरा प्यार तुम इंतकाम देखोगी। जी जी, पूरे 9 दिन का। तो ठुकरा के मेरा प्यार तुम इंतकाम देखोगी, तो जो आदमी एकदम कतई क्या होगा? कहीं पर मुंशी लग रखा होगा। कभी तो जीवन में कुछ ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पीड से क्या करेगा? अपना तेजी से विकास करेगा। तो विकास में तो भैया मैच्योरिटी के साथ साथ जीवन के अनुभव, प्रशिक्षण और जीवन में घटने वाली घटनाएं भी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो विकास कभी धीमा कभी तेज, कभी तीखा कभी खट्टा चलेगा मेरे बच्चे। विकास की दिशा सीक्वेंशियल होता है, क्रमिक होता है। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि विकास की दिशा निश्चित है, विकास का क्रम निश्चित है। कभी आपने देखा है गुड्डा कि कोई छोटा सा बच्चा पैदा हुआ, उसने पैदा होते का ओह माय गॉड मम्मी आपकी तो तबीयत खराब है, चलो मुझे सोचने दें, भगवान जी पहले मुझे जवान बना दीजिए, फिर जब मैं देखूंगा कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक रहती है तो उन 2 साल में आप मुझे बच्चा बना देना। ये नहीं होता। सीक्वेंशियल, पहले आप 0 से 2 साल के हो शैशवावस्था में, फिर आप बाल्यावस्था में आओगे, फिर आप किशोरावस्था में आओगे, फिर आप अडल्टहुड में आओगे, फिर आप बुढ़ापे हुड में आओगे। तो ये तक चलेगा मेरे बच्चे, सीक्वेंस में चलेगा। आ जाओ। विकास के संवेदनशील अवधि, ये क्या मतलब है? देखो भाई, हम कह नहीं सकते। पहले क्या होता था, रीट का एग्जाम जो होता था, रीट का एग्जाम, तो पहले क्या होता था, रीट का एग्जाम जो हुआ करता था उसका एक अलग नेचर हुआ करता था कि फैक्चुअल होता था। लेकिन इस बार क्या करा, सीटेट की देखा देखी, रीट का जो मेंस हुआ उसमें साहब इन्होंने पैटर्न ही बदल के डाल दिया। क्या कर दिया इन्होंने? पैटर्न बदल के डाल दिया और उसमें बहुत सारी चीजें स्टेटमेंट के तौर पर ऐसी कर दी जैसे किसमें होती हैं, जैसे आपके सीटेट में होती हैं। तो हम क्या है, अपनी अप्रोच में उन क्वेश्चंस को भी शामिल कर लेंगे जो कभी सीटेट में भी पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है कि बाई चांस हमसे पूछ ले भैया सेंसिटिव पीरियड क्या होता है। तो सेंसिटिव पीरियड जिसमें बच्चा कोई कौशल सीख सकता है अगर अच्छा वातावरण मिले, या कोई कौशल सीख सकता है अगर बुरा वातावरण मिले, यानी वो सेंसिटिव पीरियड है। इस समय बच्चे का बेस्ट सीखने का टाइम चल रहा है। अब आप उसे किस तरीके का मौका दे रहे हो वो डिपेंड करता है। वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है बच्चे की संवेदनशील सेंसिटिव पीरियड पर। किसका प्रभाव होता है? तो आप कहोगे इस सेंसिटिव पीरियड पर वातावरण का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या कहेंगे? वातावरण का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्या कहोगे? वातावरण का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रभाव पड़ता है बेटा जी? तो आप कहोगे वातावरण का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस समय किसी भी स्किल को सीखने के लिए बच्चा सबसे ज्यादा क्या होता है, रिसेप्टिव होता है, ग्रहणशील होता है, क्योंकि वातावरण का क्या पड़ता है? सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है। अच्छा वातावरण या बुरा वातावरण कैसा भी मिल सकता है। एक क्लास में सभी की लर्निंग की गति अलग अलग है। ये सिद्धांत कौन सा है? एक क्लास में सभी की लर्निंग की गति अलग अलग है। विकास सेम क्रम में होता है? नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता? जी, क्योंकि सबकी गति अलग है सीखने की, सबका तरीका अलग है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस की थ्योरी। एक बच्चा दूसरे बच्चे से अलग होता है। एकीकरण का सिद्धांत, पहले आप हाथ चलाना सीखते हो, फिर अंगुलियां चलाना सीखते हो, फिर उसके बाद पूरा अंग चलाना सीखते हो, फिर उसके बाद क्या करना सीखते हो? पूरा अंग चलाना। दिशा का सिद्धांत क्या कहता है कि विकास की दिशा निश्चित होती है। 2 सिद्धांत इसके अंदर रहते हैं, एक सिर से लेकर पैर तक, सिफिली से लेकर कॉर्डल तक, और दूसरा सेंटर से लेकर पेरिफेरल यानी प्रॉक्सिमो डिस्टल। आगे आए, इन्फेंसी शैशवावस्था 0 से लेकर 2 साल की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? आपसे पूछ रहे हैं शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है?
जब बच्चा 0 से लेकर 2 साल का है तो कौन सी चीज बच्चे के अंदर नहीं होगी? बच्चा अपने से बड़ों की नकल करके सीखता है, जी बिल्कुल। यहाँ पर शैशवावस्था में यानी कि 0 से लेकर 2 साल को हम सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज भी कह सकते हैं। इस अवस्था में बच्चा इवन न केवल अपने बड़ों की नकल करता है, मतलब बड़ों से सीखता है, बल्कि विलंबित अनुकरण भी करता है। यानी जब जब कोई उसको देख नहीं रहा, यानी कि जो जिस व्यक्ति की ये नकल कर रहा है वो एब्सेंट है, तो उसकी नकल करने वाली चीजें ही करेंगे। आप ये कहेंगे बच्चे नैतिक होंगे, मोरल होंगे कि ओए चुप बैठ जा, तेरे को दिखाई नहीं दे रहा मैं पढ़ा रही हूँ? नहीं साहब, ये नहीं हो सकता। उनका बेसिक बिहेवियर से बिहेव करेंगे, बिल्कुल करेंगे। शारीरिक विकास में तीव्रता होगी, बिल्कुल। अनुकरण से सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे। भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड कौन सा है? भाषा विकास के लिए सबसे सेंसिटिव पीरियड अर्ली चाइल्डहुड होता है, जब बच्चा बोलना बहुत अच्छा सीख गया है और उस समय हर बात को दोहराता है। हर बात को दोहराता है। तो पड़ोस में अगर किसी बच्चे ने बोला, है ना, पड़ोस में अगर किसी बड़े बुड्ढे ने कोई गाली दी, अरे तेरी, तो बच्चे ने आके उसको अपने घर में भी बोला, अरे तेरी। एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उसके अंदर डॉक्टर साहब एक बच्चे को इंजेक्शन लगा रहे और उस बच्चे के घर का कल्चर होगा या अड़ोस पड़ोस का कल्चर होगा गाली गलौज का। साहब वो जो गालियां दे रहा है वो उसका ये बता रहा है कि एक तो उसका भाषा विकास बहुत जोरदार तरीके से हो रहा है और दूसरा ये भी बता रहा है कि उसकी जो भाषा विकास की संवेदनशील सेंसिटिव अवधि थी, उस अवधि में उसको वातावरण ठीक नहीं मिला है। क्या कहेंगे? उस अवधि में उसको ये वातावरण ठीक तरीके से नहीं मिला। किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? भाई देखिए, यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। गैंग एज कौन सी होती है? अब बच्चे को लगता है कि किशोरावस्था में गैंग बनाकर बच्चा घूमेगा, तो भैया गैंग एज किशोरावस्था नहीं, लेटर चाइल्डहुड होती है। कौन सी? टोली की अवस्था। टोली की अवस्था, गैंग एज, जिसको हम कहते हैं लेटर चाइल्डहुड। अरे मम्मी ये मेरे दोस्त हैं। लेटर चाइल्डहुड 6 से लेकर 12 वर्ष में ये क्या देखने को मिलेगा? गैंग एज देखने को मिलेगी। यानी अपनी टोली के संग में, टोली के संग डोली उठाता हुआ घूमेगा, दोस्तों के संग। अब अगर कोई किशोरावस्था बोले तो किशोरावस्था में समूह के प्रति समर्पण होता है। समूह के प्रति समर्पण, गैंग है आपकी, टोली है, बहुत सारे दोस्त हैं, ये होगा लेटर चाइल्डहुड में। समूह के प्रति समर्पण कब होगा? तो आप कहोगे समूह के प्रति समर्पण तब होता है कि तू भाई है अपना, तू बहन है अपनी, ये बिल्कुल समर्पण वो किशोरावस्था में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा, गैंग एज, टोली की आयु और गंदी उम्र। गंदी उम्र कौन सी होती है? यही होती है गंदी आयु। इसी को एक और नाम से जानते हैं, अगली डकलिंग एज। क्या बोलते हैं इसको? अगली डकलिंग एज। अगली डकलिंग एज भी इसको कहते हैं, लेटर चाइल्डहुड को, क्योंकि इस समय पर बच्चे की क्या, बच्चे के दांत टूटने लगते हैं, तो वो बिल्कुल बिल्कुल बतख की तरह बड़ा बुरा सा लगता है, धड़ धड़ दांत टूट जाएंगे, खुड्डा हंस रहा है। अगली डकलिंग, बतख का ऐसा बच्चा जो कि बड़ा ही बदसूरत है और क्योंकि वो दोस्तों के साथ खेल रहा है तो गंदा और होकर आता है, तो क्या कहेंगे? अगली डकलिंग एज भी इसी को कहा जाता है। गैंग एज, टोली की आयु, गंदी आयु, इसी को कहा जाता है। अगली डकलिंग एज भी इसे कहा जाता है। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था, संघर्षों की अवस्था, समूह के प्रति समर्पण की अवस्था, ये कहा जाता है ना। हीरो को वर्शिप करने की अवस्था कहा जाता है। अर्ली चाइल्डहुड को आप क्या कहते हो? टॉय एज कहते हो। ये इस तरीके के क्वेश्चन यूपी टेट के बड़े फेवरेट रहते हैं कि किस एज को टॉय एज, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौनों की आयु अर्ली चाइल्डहुड होती है। किसने किशोरावस्था को तूफान, तनाव और संघर्ष की अवस्था कहा है? तो भैया देखिए, स्टैनले हॉल नाम के अमेरिका के अंदर अमेरिकी कौन थे? तो आप कहेंगे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे सॉरी, अमेरिकी कौन थे? तो आप कहेंगे ये थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। और इन्होंने एक बात कही थी, क्या कही थी इन्होंने ये कहा था कि भैया देखिए, इन्होंने किताब लिखी थी, किताब का नाम था क्या? अडोलसेंस। क्या नाम था? अडोलसेंस। इस किताब के अंदर इन्होंने कहा कि किशोरावस्था में बच्चे के मन में एक बहुत बड़ा तूफान रहता है, तनाव रहता है, बच्चे के मन में एक संघर्ष भी रहता है कि मम्मी पापा जो कह रहे हैं वो करूं या खुद के मन में जो आ रहा है वो करूं। जो एरिक एरिक्सन की स्टेज है 5वीं, कि भैया अपनी पहचान और भूमिका, ये तो पहचान बनाता है या भूमिका को लेकर द्वंद में रहता है, तो संघर्ष की अवस्था है, तनाव की अवस्था है, तूफान की अवस्था है। क्योंकि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने अमेरिका में किसकी शुरुआत की थी? तो आप कहेंगे अमेरिका में किशोर आंदोलन की, अडोलसेंस आंदोलन की, किशोर आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने कहा हम अपने देश के अंदर की शुरुआत की कि हम अपने देश के अंदर अगर ये पता लगा लें
कि किशोर कैसे सोचते हैं, उनकी सिचुएशन क्या होती है, तो हम अपने देश के अंदर क्या कर सकते हैं, क्राइम कम कर सकते हैं। ठीक साहब, आ जाए। एक शिशु पहले पूरे हाथ से खिलौने को पकड़ता है, फिर उंगलियों का प्रयोग करना सीखता है। ये क्या बताता है? ये कौन सा सिद्धांत है विकास का कि एक बच्चा पहले पूरे हाथ से खिलौने को पकड़ता है, फिर उंगलियों का प्रयोग करता है, अच्छी ग्रिप बनाता है। ये क्या बताता है कि विकास सामान्य से विशेष की तरफ होता है, निरंतरता का, भविष्यवाणी का या भिन्नता का? क्या बताता है? क्या बताता भैया? जल्दी से बताएंगे। कौन सा? देखो, डिफरेंस प्रिंसिपल वो होता है कि एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, एक व्यक्ति दूसरे से अलग, एक व्यक्ति दूसरे से अलग, है ना, दूसरे से अलग। ठीक है ना। सामान्य से विशिष्ट का मतलब होता है कि हम सब सामान्य हैं, है ना। अच्छा, सब ए बता रहे हैं, ये क्या बात हुई? सी भी और ए भी, अरे ये कौन चालू वाला है भैया? ये कौन सी गुड़िया थी? पकड़ो 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 पकड़ो, चलिए चलिए। सी भी और ए भी ऐसे कैसे चलेगा लाड़ो? सी भी और ए भी दो बता दिए भैया। अरे भाई, पहले बच्चे ने पूरे हाथ से खिलौने को पकड़ा, फिर उंगलियों का प्रयोग करने सीखा। कायदे में तो ये क्या सिद्धांत होना चाहिए? एकीकरण, यानी इंटीग्रेशन की थ्योरी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। लेकिन बेटा जी, हमें तो ऑप्शन ऐसा मिल नहीं रहा। विकास की कुछ हद तक भविष्यवाणी भी की जा सकती है। निरंतरता, विकास जीवन भर होता रहता है, गर्भ से लेकर मृत्यु तक। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको लेना पड़ेगा, पहले सामान्य, फिर उसके बाद विशेष प्रणालियों पर कार्य करना शुरू करता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको लेना पड़ेगा। वैसे तो क्या होता कि पहले पूरे हाथ से फिर उंगलियों का प्रयोग प्रॉक्सिमो डिस्टल था, या फिर दोनों को चीजों को साथ में लेकर तो एकीकरण था। लेकिन क्या करें, पर ऑप्शन नहीं है, तो ऐसा भी देखने को मिल जाता। बिल्कुल, ग्रॉस टू क्या है? ग्रॉस से फाइन मोटर स्किल्स की भी बात कर रहा है, एकीकरण की बात कर रहा है कि फिर पूरा अंग चलाता है। ठीक है, तो हमें अभी सामान्य से विशिष्ट को लेना होगा। फाइन मोटर स्किल्स का उदाहरण कौन सा है? फाइन मोटर स्किल जिसमें छोटी मांसपेशियों में महारत हासिल करना शामिल है। छोटी मांसपेशियों पर महारत हासिल करना, किस पर? छोटी मांसपेशियों पर क्या करना? महारत हासिल करना। छोटी मांसपेशियों पर महारत हासिल करना, क्या करना? छोटी मांसपेशियों पर महारत हासिल करना, उसको हम क्या कहते हैं? फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइन मोटर स्किल्स हम उसको कहते हैं। देखो भैया, मुझसे बाद में मत कहना किसी को नागमणि मिल जाए। कोई अगर आपस में बतिया रहा हो तो ध्यान दे दीजिएगा कि फालतू की बात करने पर तुरंत वहां से, है ना, कोई ना कोई एडिटिंग पे जो भी बच्चा बैठा होगा वो हटा देगा कि क्लास में नॉन सीरियस कैंडिडेट नहीं। ठीक, क्योंकि पढ़ना लिखना हम खुद ही बहुत मजाक करा देते हैं भाई, आनंद के साथ ठीक है, बदतमीजी के साथ नहीं। आ जाइए। दौड़ना, कोई ऐसे दौड़ता है अपने पंजों पे छोटी मांसपेशियों पर? मुझे तो नहीं लगता भैया। तो दौड़ना क्या है? बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग है, तो ग्रॉस मोटर स्किल है। सीढ़ियां चढ़ना, अगेन बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग है, ग्रॉस मोटर स्किल है। कूदना, अगेन कूदने के लिए अगेन ग्रॉस मोटर स्किल्स है। लिखना, लिखने के लिए कोई ऐसा नहीं होगा, मैं डैम श्योर हूं कोई ऐसे नहीं लिख रहा होगा। ठीक है ना, सब ऐसे ही लिख रहे हैं छोटी उंगलियों से। नागमणि होती है जो ज्यादा लहरा रहा होता है बच्चा, मतलब टॉपिक से अलग, है ना। आपस में, और तुम कैसे हो, तुम कल तो मुझे मिली नहीं, है ना, तुम तो मुझसे मिलने आने वाली थी, फिर क्या हुआ? ये जो ज्यादा लहरा रहे होते हैं या ज्यादा ही एक दूसरे में बतिया रहे होते हैं, उनकी लहराहट को समाप्त करते हुए, उनको नाग की कैटेगरी में सम्मानित करते हुए उनको मणि दे दी जाती है और उनको इस पाठशाला से मुक्ति दी जाती है। जैसे नाग के जीवन में मणि बड़ी महत्वपूर्ण है, एक बार मणि ले लेगा, लहराना बंद कर देगा। तो अलग अलग लहराहट के साथ जो व्यक्ति गलती से, है ना, इधर पहुंच जाता है, उसकी लहराहट को समाप्त करते हुए जो पुरस्कार टीचिंग एग्जाम टारगेट विद अंकित पूरे चैनल की तरफ से जिस बालक को दिया जाता है, उसे हम नागमणि कहते हैं। हाँ, आत्म तरंग को रोक दिया जाता है, फिर रुक जाती है, फिर देखिए लहराहट ऐसी बंद होती है उस बच्चे की, पूछिए ही मत, है ना। हाँ, पंचायती वाले जो होते हैं, समझ गए? बहुत बढ़िया। आ जाओ। संज्ञानात्मक विकास का मतलब क्या है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? तो देखिए भैया, एक सिद्धांत है इसका, प्याजे का, जीन प्याजे का सिद्धांत है, जीन प्याजे का सिद्धांत है, और वो सिद्धांत कहलाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत। जीन प्याजे कहते हैं कि बच्चे का मानसिक विकास होता है। क्या कहेंगे? बच्चे का मानसिक विकास होता है, और उस मानसिक विकास में ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि बच्चा वातावरण के साथ अपने आप से अंतःक्रिया करके, पर्यावरण के साथ अपने आप से इंटरैक्शन करके क्या करता है? अपने आप से इंटरैक्शन करके क्या करता है? अपने आप से इंटरैक्शन करके नई चीजों को जानने की कोशिश करता है, रचना करता है अपने ज्ञान की। क्या करता है? रचना करता है अपने ज्ञान की।
तो भैया संज्ञान में शरीर का आकार बढ़ना है। भैया संज्ञान ज्ञान यानी मेंटल डेवलपमेंट, बुद्धि, चिंतन, स्मृति, तर्क करने की, समस्या का समाधान करने की क्षमता में क्या होना, विकास होना। क्या होना बेटा जी, समस्या का समाधान करने की क्षमता में विकास होना, समस्या का समाधान करने की क्षमता में विकास होना। समाज के नियमों को सीखना, ये तो सामाजिक विकास हो जाएगा। कैसा विकास होगा, सामाजिक विकास। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीखना, दूसरों की भावनाएं समझना, इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? भैया संवेग से बड़ा प्रश्न पूछा जाता है और सबसे बड़ी बात इस एग्जाम में ना डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। इस एग्जाम में ऐसा हो ही नहीं सकता कि चाहे लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो, कम से कम आपको भैया 3 से 4 डेफिनेशन जरूर देखने को मिलेगी। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन किसका है? वॉटसन, वुडवर्थ, पियाजे, स्किनर। देखो भैया पियाजे संज्ञान के बारे में बात करते हैं, संवेग के बारे में नहीं। तो पियाजे इस संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, मानसिक विकास की बात करते हैं, संवेगात्मक की नहीं करते। स्किनर भी ये बताते हैं कि अधिगम कैसे होता है। अधिगम के सिद्धांत दिए इन्होंने कि भैया किसी की भी कैरेक्टर की शेपिंग कैसे होती है, तो इन्होंने दिया है अधिगम का सिद्धांत। वुडवर्थ भैया और वॉटसन भैया में कौन लियोगे रे भैया? वुडवर्थ भैया और वॉटसन, सोच समझकर बताइएगा। मतलब जैसे ही गड़बड़ी बताता है बच्चा, बहुत बड़ा मतलब गड़बड़ी में पहुंच जाता है। हमारा कहना ई है, ठीक है ना। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, बहुत बढ़िया वुडवर्थ ने। वॉटसन भाई का जो स्टेटमेंट है व्यवहारवाद को लेकर है। वॉटसन भैया कहते हैं कि तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दो और मैं उनकी वोट लगा दूंगा, यानी मैं उनको चोर, पुलिस, है ना, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर, डकैत, ठीक है ना, पॉलिटिशियन, सबसे बड़ा डकैत, ठीक है ना, वो बना दूंगा। ठीक, तो तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दो याद करने के लिए कि मैं उनकी वोट लगा दूंगा। वॉटसन है, ये स्टेटमेंट बहुत पूछा जाता है। तुम मुझे 1 दर्जन बच्चे दो, मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा। मैं उन्हें क्या कर दूंगा? मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा, यानी मैं ऐसा वातावरण दूंगा, है ना, कि वो अपने आप वैसे बन जाएंगे। मैं उन्हें कुछ भी बना दूंगा, मैं उनकी वोट लगा दूंगा, हाँ डाकू भी बना दूंगा मैं। आ जाओ। जेबी वॉटसन के अकॉर्डिंग जब बच्चा जन्म लेता है तो कौन से 3 मूल संवेग पाए जाते हैं? लव, फियर और एंगर। लव, फियर और एंगर। जेबी वॉटसन कहते हैं कि संवेग यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बाद में नहीं होता, बल्कि 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 याद रखना, बल्कि 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 संवेगात्मक विकास बाद में नहीं होता। जेबी वॉटसन कहते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तभी 3 संवेग होते हैं, लव, फियर और एंगर। जैसे ही माँ दूर चली जाती है, डर, है ना। लव, माँ प्यार करती है, हंस जाता है, सिक्योर फील कर रहा है। और एंगर, दूध लाने में देरी हो गई तो बिछड़ जाएंगे फिर ये, ठीक है ना। आ जा। बच्चों के सामाजिक विकास में प्राइमरी सामाजिकरण का मुख्य वाहक कौन सा है? बच्चों का सोशल डेवलपमेंट, कि बच्चा समाज के अकॉर्डिंग काम करना सीखे, समाज के रीति रिवाजों को सीखे, बच्चा समाज की परंपराओं को सीखे, समाज में एडजस्ट करना सीखे। तो भैया बच्चा जो है, भैया जो भी स्पैम कर रहा है अपनी ऊपर स्पैम करना प्लीज, है ना। फिर बाद में नागमणि मिल जाए लहराहट पे तो मत कहिएगा कि दीदी मेरे को अपने आप हटा दिया गया है, क्योंकि आप जो रिपीटेड क्वेश्चंस या रिपीटेड चीजें करते हैं, स्पैम करते हैं, वो डिफरेंस क्रिएट करता है, वो क्लास के फोकस को खराब करता है, बच्चे अपनी बात को नहीं कह सकता। बल्कि आपके लिए कई जगह मौके हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके उसके बारे में बात कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें एक एक चीज स्पष्ट की गई है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को जिल्ले इलाही समझ रहे हैं, फिर जिल्लत के अलावा कोई इलाही नहीं मिलेगा आपको, याद रखिएगा, है ना। अपने पे सोच के करना है। आ जाए बच्चों के सोशल डेवलपमेंट में प्राइमरी सोशलाइजेशन, बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में कि आप समाज में कैसे डेवलप करोगे, कैसे काम करोगे, कैसे नहीं करोगे, तो उसमें प्राइमरी वाहक कौन होता है? तो देखिए सबसे पहले हमें समाज के अकॉर्डिंग रहना, खाना पीना कौन सिखाता है? परिवार। और परिवार में भी कौन? माँ। परिवार क्या है? परिवार क्या है? लघु समाज है। परिवार क्या है बेटा जी? तो कहना लघु समाज है, एक मिनिएचर सोसाइटी है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों में भाषा अर्जन की जन्मजात क्षमता होती है, ये किसने कहा? बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट की जन्मजात क्षमता होती है, ये किसने कहा? बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट की जन्मजात क्षमता होती है, ये किसने कहा है? मतलब कौन बच्चा, जो कोई भी बच्चा हो, वो भाषा सीखता है क्योंकि जन्मजात एक क्षमता लेकर पैदा होता है, ये नॉम चॉम्स्की ने कहा है, जो कि कौन है? इनेटिस्ट हैं। कौन है बेटा जी? तो आप कहोगे नॉम चॉम्स्की इनेटिस्ट हैं। कौन है बेटा जी? नॉम चॉम्स्की इनेटिस्ट हैं। ये मानते हैं कि भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता लेकर बच्चा पैदा होता है, जिसे ये क्या कहते हैं कि बच्चा LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर, मेरे साथ बोलो, क्या लेकर पैदा होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस लेकर पैदा होता है। मतलब कौन सा यंत्र? हमने तो पैदा हुए बच्चे के हाथ में दीदी कोई यंत्र नहीं देखा, यानी इसके दिमाग में
भाषा अधिग्रहण करने का एक क्या होता है, यंत्र होता है, यानी शक्ति होती है। तो दिमाग में भाषा का अधिग्रहण करने की क्या होती है, क्षमता होती है, उसे एलईडी कहा जाता है। यानी इसी से बच्चा भाषा सीखता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये एलईडी कमजोर होता जाता है, इसीलिए ज्यादा बड़ी उम्र में किसी नई भाषा को सीखना मुश्किल होता है और कम उम्र में अपने अड़ोस पड़ोस में जो भाषा बोली जा रही होती है उसको हम आराम से, आसानी से एक्विजिशन कर लेते हैं, अधिग्रहण कर लेते हैं। क्रिएटिविटी का संबंध मुख्य रूप से किस तरीके के चिंतन से है? भाई क्रिएटिविटी इनका बहुत फेवरेट चैप्टर रहता है। क्या रहता है? बहुत फेवरेट चैप्टर रहता है क्रिएटिविटी। हाँ, बहुत बढ़िया पूजा। देखिए पूजा क्या कह रही है, थ्योरी बेस पर मैराथन करा दीजिए मैम जी। हाँ बेटा, दुनिया जैसे देखो प्याजे एक सिद्धांत लेकर आए, आपको लगेगा पूरा सही सिद्धांत है, पर प्याजे पे आलोचना कर दी लोगों ने। फिर वाइगॉट्स्की लेकर आए, आपको लगेगा इससे बेहतर तो कोई सिद्धांत हो ही नहीं सकता, वाइगॉट्स्की की भी आलोचना कर दी। फिर आप पढ़ोगे भैया स्किनर का सिद्धांत, सबके सिद्धांतों की आलोचना होती है। सेम अगर क्वेश्चन लाओ तो आलोचना ये कर देता है बच्चा कि मैम थ्योरी करा देते, थ्योरी लाओ तो आलोचना कर देता है कि अरे हम तो बैच लेकर बैठे हैं, हम तो बैच में पढ़ ही रहे हैं, तो भैया थ्योरी क्यों, हमें तो क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराओ। तो भैया आलोचना तो होनी है। जो बैच में थ्योरी पढ़ रहा है वो कतई नहीं चाहेगा कि भैया यहाँ यूट्यूब पर क्या हो, जब तक हमारा पूरा सिलेबस ना हो जाए, हमारा रिवीजन ना हो जाए, तब तक रिवीजन के बेसिस पर है ना, तो वो पसंद कर लेगा। तब तक तो बिल्कुल भी थ्योरी नहीं होनी चाहिए। और जो जो बिल्कुल कहीं से भी ये सोच रहा है कि थ्योरी हो जाए, क्वेश्चन तो हम कहीं से देख ही लेंगे बाद में, वो ये सोचेगा थ्योरी करा दो। आलोचना से कोई नहीं बच सकता। शाबाश मेरे बच्चों, है ना। आ जाओ, लड़कियां बड़े प्यार से बोल रही हैं दीदी। हाँ हाँ बेटा, प्यार से तो बोल ही रही हैं, मैंने कब मना करा। आ जाओ आ जाओ। क्रिएटिविटी का संबंध किससे है? क्रिएटिविटी का संबंध डाइवर्जेंट थिंकिंग से है। कुछ औलादें कंजड़ थिंकिंग से जोड़ रही थी। अरे बेटा जी, कंजड़ थिंकिंग का मतलब होता है लकीर के फकीर बने रहना। मतलब कन्वर्जेंट थिंकिंग, अभिसारी का मतलब, अगर तुम्हारा कोई छोटा बच्चा हो, सोच के बताना, याद करने की ट्रिक है, एग्जाम में नंबर नहीं कटवाओगे। आपका अगर छोटा सा बच्चा हो, वो अगर ये बोले आपसे, अगर तुरंत ये बोले आपसे मम्मी अभी सारी की सारी चॉकलेट खाऊंगा, तो तुम्हें क्या लगेगा, जिद्दी है, एक ही सॉल्यूशन निकाल रहा है, एक ही दशा में सोच रहा है, एक ही दिशा में सोच रहा है। अरे ये नहीं सोच रहा अभी थोड़ी खा लूं, फिर कल खा लूं, फिर परसों थोड़ी खा लूं, इस तरीके से रोज थोड़ी थोड़ी खा लूं, कई दिन तक चल जाएगी। अभी सारी की सारी खानी है, अभी के अभी, तो तुरंत समाधान कर रहा है एक ही दिशा में। कंजड़ थिंकिंग है। याद करने के लिए अंग्रेजी में भी एक हिंट है, कंजड़ थिंकिंग। क्या कहेंगे? कंजड़ थिंकिंग। हाँ बहुत बढ़िया, पैरट की स्टोरी से याद है। हाँ, तो कंजड़ थिंकिंग का मतलब क्या है कि एक ही दिशा में सोचना, एक ही दिशा में सोचना। क्रिएटिविटी किससे जुड़ी हुई है? डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो बोलते ना कि अरे यार ट्रैफिक जाम हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू जी फिर मथुरा वृंदावन आ रही हैं, तो क्या किया जाएगा, ट्रैफिक का रूट डाइवर्ट किया जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग का मतलब आप एक समस्या के कई समाधान सोच सकते हैं, तो ये क्रिएटिविटी है। क्या कहेंगे? ये क्रिएटिविटी है। चलिए कहानी सुनाते हैं, सुनने में मजा आएगा, चीज याद भी रहेगी। अभिसारी चिंतन क्या होता है? एक ही दिशा में सोचना, लकीर के फकीर रहना। यानी आप प्रॉब्लम अगर आई तो समाधान, है ना, नए समाधान नहीं खोज पाओगे। एक कहानी है, एक बार क्या था, एक साधु सन्यासी थे, उनको मिलता है एक तोता, वो तोते को पाल लेते हैं। अब उनको लगता है कि कुछ समय बाद तो मैं तो जाऊंगा, उसमें मोह भी पड़ जाता है, खिलाते पिलाते भी, और राम राम श्याम श्याम सब बुलवाते थे। अब साधु सन्यासी को लगता है मेरे बाकी दोस्तों का डेरा, मेरे बाकी साथी सन्यासियों का डेरा चलेगा अब हिमालय की ओर, ये तोता तो मर लेगा साहब, इसको वहां ले जा नहीं सकता, यहाँ छोड़ नहीं सकता, यहाँ छोड़ा तो इसको कोई ना कोई बहेलिया, यानी कि जो पक्षियों को पकड़ता है, वो पकड़ के इसका शिकार कर लेगा, इसको मार गिराएगा, ये इसके लिए दिक्कत हो जाएगी, इसको पकड़ ले जाएगा, बाजार में बेच देगा। तो यहाँ पर साधु महाराज को अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग लगता है कि थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग कर लेगा, तो उसने तुरंत के तुरंत कहा, साधु महाराज ने, कि उसको बोलना शुरू किया कि बहेलिया आएगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, खाना नहीं खाना नहीं खाना नहीं, फंसना मत फंसना मत फंसना मत। ठीक, अब लगने लगा साधु महाराज को कि अब तो यार भाई कोई दिक्कत नहीं है, अब तो मैंने इसको रटा दिया, रोज सुनाता था, तो बोले अब तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो ये फंसेगा। अब साधु महाराज चले गए, वो अपने वहीं पे उसी जगह पर, क्या वहीं पर बैठा रहने लग गया, ठीक है ना, यानी उसी जगह पर जो पेड़ था वहां पे रहने लगा। अब एक दिन बहेलिया आया, उसने वहां बहुत सारे तोते पक्षियों का झुंड देखा, तो उसने बोला, वो तो अपने बोलने लगा, किसी को भी देख के, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत फंसना मत फंसना मत।
बहेलिए को लगा कि भैया अब तो चिड़ीमार को लग रहा है कि अब तो ये सबको बोल देगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, यहाँ से जाते। फिर उसने दिमाग लगाया कि यार यही तो बोलना जानता है, यही तो समझदार होगा, बाकी तो नहीं होंगे, तो कोई ना कोई तो तोता, कोई ना कोई चिड़िया फंस जाएगी। अब वो दाना डाल देता है। अब ये मूर्ख तोता बोलता जा रहा है और दाने के पास आके बैठ जाता है। बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, फंसना मत, फंसना मत। तो बहेलिए को, चिड़ीमार को ये समझते देर नहीं लगती कि इसने सिर्फ रटा है, इसने सिर्फ रटा है। अगर इसने समझा होता तो फिर ये खुद यहाँ जाल के पास नहीं बैठता और सबसे पहले वही तोता फंसता है। तो अभिसारी चिंतन, कंजड़ थिंकिंग वाला लकीर का फकीर होता है, समस्या का केवल एक ही क्या देता है, समाधान देता है, अलग अलग समाधान नहीं दे पाता। यानी सिचुएशन जब बदली तो समाधान भी तो बदलना होता है, वो नहीं दे पाता। क्रिएटिविटी के प्रमुख तत्वों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? जब आप और हम क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो टॉरेंस और गिलफर्ड का नाम आता है। किनका? टॉरेंस व गिलफर्ड। टॉरेंस और गिलफर्ड का नाम आता है। इन्होंने क्रिएटिविटी के 4 तत्व दिए हैं। क्या कहोगे गुड्डा? 4 तत्व दिए हैं। पहला इन्होंने कहा प्रवाह, फ्लुएंसी, फ्लुएंसी। दूसरा कहा लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, दो तो एफ से ही हो गए, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। तीसरा कहा ओरिजिनल आइडिया होगा, मौलिकता होगी, ओरिजिनलिटी होगी। क्या होगी? ओरिजिनलिटी। और चौथा कहा विस्तारण, यानी एलोबरेशन। फिर वो आम लोगों के सामने भी वो क्या सोच रहा है, कैसे सोच रहा है, उसको अप्लाई करके बता पाएगा। इसमें रट कर याद करना शामिल नहीं होता। आ जाए, विकास के सभी आयाम एक दूसरे से किस तरीके से संबंधित हैं? एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। विकास के सभी आयाम इंटर रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। सभी आयाम विकास के एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं बेटा जी, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। डेवलपमेंट हमेशा सिस्टमैटिक और सीक्वेंशियल रूप में होता है। इसका मतलब क्या है? डेवलपमेंट हमेशा सिस्टमैटिक होता है, एक सीक्वेंस में होता है। इसका मतलब क्या है? यानी डेवलपमेंट हमेशा सिस्टमैटिक होगा, एक सीक्वेंस में होगा। कि विकास का क्रम सभी बच्चों के लिए एक समान है? जी। विकास अनप्रेडिक्टेबल है? नहीं, थोड़ा प्रेडिक्ट तो कर सकते हैं। डेवलपमेंट बीच में रुक सकता है? बिल्कुल नहीं, सतत है। क्या है? सतत। हर बच्चे का क्रम अलग है, कोई पहले जवानी जी कर आ रहा है, फिर बचपन जी रहा है, कोई पहले बचपन जी रहा है, फिर जवानी जी रहा है। नहीं साहब, सबका क्रम एक है। हाथ, पैर और आंखों का एक साथ कोऑर्डिनेशन करना सीखना किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? मतलब अगर आप हाथ, पैर और आंखों को एक साथ कोऑर्डिनेट करना सीख जाएं तो ये किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? हाथ, पैर और आंखों को एक साथ समन्वित करना, निरंतरता का, एकीकरण का, व्यक्तिगत विभिन्नता, सामान्य से विशिष्ट, एक साथ तो एकीकरण का, इंटीग्रेशन का सिद्धांत। कोऑर्डिनेशन पैदा हो गया, इंटीग्रेशन का सिद्धांत। यानी कि हाथ, पैर और आंखें एक साथ कोऑर्डिनेट हो रही हैं। आ जाइए साहब अब एरिक एरिक्सन के बारे में, जो कि बहुत फेमस क्या है? एरिक्सन साहब, आपको बता दूं एरिक्सन साहब बहुत फेमस है ना, फेमस सिद्धांत लेकर आए जिसको हम कहते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। और याद रखिएगा यूपी टेट का बड़ा फेवरेट है मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं गुड्डा? तो कहोगे मेरे साथ कि दीदी इसे कहते हैं मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में इन्होंने 8 स्टेजेस दी, 8 स्टेजेस दी। अब इसके अकॉर्डिंग जब बच्चा विद्यालयी एज में है, 6 से लेकर 12 साल में, तो कौन सा संकट पैदा होता है? विश्वास बनाम अविश्वास 0 से लेकर 1 वर्ष में पैदा होता है। जब बच्चा किस स्टेज में है? तो आप इसे कहते हैं शैशवा अवस्था में है। किसमें? शैशवा अवस्था में है। जब स्वायत्तता बनाम शर्म आती है, दूसरी स्टेज है 1 से लेकर 3 वर्ष, जब बच्चा किसमें है? टॉडलर एज में है, जब चलने लगा, टॉडलर एज बोलते हैं। परिश्रम बनाम हीनता चौथी उम्र होती है, जब बच्चा 6 से लेकर 12 साल का होता है, 6 से लेकर 12 साल का होता है और स्कूल में जाता है, मेहनत करता है। परिश्रम बनाम हीनता, या तो मेहनती बनता है, क्योंकि टीचर अगर सपोर्ट करते हैं तो या तो मेहनती बनता है, या क्या पैदा होती है? इनफीरियरिटी, यानी कि हीनता पैदा हो जाती है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर इसमें मेहनत करने के प्रति, क्या मेहनत करने के प्रति है ना, एक एटीट्यूड पैदा हो गया, तो इसके अंदर एक गुण पैदा होगा जिसे हम क्या कहेंगे? इसके अंदर एक गुण पैदा होगा जिसे हम क्या कहेंगे? जल्दी बताएं। एक गुण पैदा होगा जिसे हम क्या कहेंगे? क्या गुण? कौन सा गुण पैदा होगा बेटा जी? जल्दी से बताएं। क्षमता। क्योंकि जब आप परिश्रम करते हैं तभी आपकी कॉम्पिटेंस यानी दक्षता, आप महारत हासिल कर पाते हैं, ये गुण पैदा होता है। किसी ने नहीं बताया? एक आदमी ने बताया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहम्मद तलहा, कॉम्पिटेंस पैदा होता है।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए आपस में जो बतिया रहे हैं, कल्पना सिस्टर बाय, है ना, फिर बेटा कर्तव्य निष्ठा इसमें नहीं पैदा होती है, कर्तव्य निष्ठा यहाँ पैदा होती है, जो कि किशोरावस्था है ना, फिडेलिटी यहाँ पैदा होती है। किशोरावस्था में गड़बड़ी नहीं करनी है, किशोरावस्था जो होती है ना, अडोलसेंस, इसके अंदर कर्तव्य निष्ठा पैदा होती है, फिडेलिटी, क्या कहेंगे, इसमें फिडेलिटी यानी कर्तव्य निष्ठा पैदा होती है। इस एग्जाम की खूबसूरती इस बात में है कि आप कितनी बार चीजों को रिवाइज करते हैं, गलती होती है फिर उसके बाद उसको रिवाइज कर सकते हैं। मैम जी रामा श्यामा कर सकते हैं क्या? ये इनको जानते हो, आपके फूफा जी की बहन है, फूफा जी की बेटी है कौन है जिनसे आप रामा श्यामा कर रहे हो? जीवन का लक्ष्य अर्जुन की तरह साधो, अर्जुन की तरह साधो हे पार्थ, वरना 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 धनुर्धर तो अच्छा कर्ण भी था, लेकिन द्रौपदी कौन ले हो? बताओ जल्दी बताओ, कहाँ सीख रहे हो भैया? महाभारत से रामायण से क्या सीखा भैया? धनुर्धर तो अच्छा कर्ण भी था, लेकिन बहू को कौन ब्याह के लेके चला गया? अर्जुन। तो रामा श्यामा करने के लिए नहीं आए हो, रामा श्यामा करने के चक्कर में रामा रामा हे रामा हो जाएगा। मान जाओ रामा श्यामा कर सकते हैं क्या दीदी? जय श्री कृष्णा। हमसे कर लो, हम करवा देंगे तुम्हारे, हमारे अलावा काउते मत करो। अर्जुन, अर्जुन जी, हाँ का भैल, हाँ बेटा बैरागी पुरुष का भैल। हाँ, बुद्धि मापन का भाटिया बैटरी परीक्षण क्या है? दामाद जी पूछ रहे हैं, और दामाद जी बाद में लिख रहे हैं म4 ड या म4 उ, मऊ, जो भी लिख रहे हैं। दामाद जी बुद्धि का भाटिया बैटरी परीक्षण वो है कि जो जिसकी चोंच नहीं चल पाती हो, जो जवाब नहीं दे पाता हो, उनका अंदर बुद्धि है कि नहीं है, इका चेक करने के खातिर उसे 2-4 काम करवा लिए जाते हैं, है ना। ऊ का कहते हैं बुद्धि का भाटिया बैटरी परीक्षण। ऊपर आएंगे फिर देखेंगे कि तुम्हार अंदर बुद्धि है कि नहीं है, कैसन पता लगाई जाएगी। ठीक सा, आ जाओ दामाद जी, भाई अंगना में पधरवाए तुम्हें, आ जाओ। वर्तमान डेवलपमेंट को देखकर भविष्य का अनुमान लगाना डेवलपमेंट का कौन सा सिद्धांत है? अगर आप वर्तमान को आज देख रहे हो और फ्यूचर का अनुमान लग रहे हो, जिसको बोलते हैं विकास क्या है, प्रेडिक्टेबल है, थोड़ा सा भविष्यवाणी की जा सकती है। दिशा का सिद्धांत यही है कि विकास की दिशा निश्चित होती है, एक होती है मस्तकाधोमुखी यानी सिर से लेकर कहां तक, पैर तक, और दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, दूसरी होती है सेंटर से पेरिफेरल यानी समीप दूराभिमुख, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, समीप दूराभिमुख, जिसको हम कहते हैं। ठीक साहब, आ जाए। शिशु द्वारा बार बार एक ही स्वर या व्यंजन को दोहराना क्या कहलाता है? एक ही स्वर या व्यंजन को बार बार दोहराना, स्वर के साथ साथ व्यंजन भी शब्द इस्तेमाल हो रहा है। कॉन्सोनेंट या वोवल, कॉन्सोनेंट या वोवल का साउंड बार बार दोहराना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बहुत बढ़िया, बड़बड़ाना, बैबलिंग, जो कितने महीने का बच्चा करता है? तो कहना 6 माह का बच्चा करता है, ठीक है ना। उससे पहले क्या आती है? कूइंग, कूइंग क्या है? किलकारी मारना। कूइंग क्या है बेटा जी? किलकारी मारना, जो कितने महीने का बच्चा करता है? 2 महीने का बच्चा करता है। और बैबलिंग, बलबलाना, वो कितने महीने का बच्चा करता है? तो कहोगे 6 महीने का बच्चा करता है। टेलीग्राफिक स्पीच 1.5 से लेकर 2.5 साल का बच्चा करता है। पूरे सेंटेंस को न बोलकर सेंटेंस की मुख्य बातों को बच्चा बोलता है। स्वकेंद्रित वाचन, पियाजे कहते हैं जब बच्चा खुद से ही बड़बड़ाता रहता है तो वो उसकी इमेच्योरिटी, इमेच्योर कन्वर्सेशन है, ठीक है ना। आ जाए। इंडिविजुअल डिफरेंसेस से निपटने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? देखिए हर तरीके का बच्चा है, जैसे देखो अभी एक था कि बुद्धि का भाटिया बैटरी परीक्षण क्या है ना। उसने क्वेश्चन ही इसलिए पूछा ताकि उसका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए उसका नाम पढ़ा जाए। नाम आप जानते कितना रोचक रखा, दामाद जी। क्या था? दामाद जी नाम था। तो समझ रहे हो व्यक्तिगत भिन्नता। कोई ये भी पूछ रहा है कि रामा श्यामा कर सकते हैं क्या? व्यक्तिगत भिन्नता कि कुछ बच्चे एकदम आनंद के साथ जीवन जी रहे हैं और कुछ बच्चे बहुत सिंसियरिटी के साथ जीवन जी रहे होंगे। कुछ को ये लग रहा होगा, क्या कुछ को ये लग रहा होगा कि अरे यार ये किस तरीके के प्राणी हैं, यूं कह रहे हैं दामाद जी रामा श्यामा करने आए। कुछ को ये लग रहा होगा, कुछ को ये लग रहा है हा 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 ये तो हमारी मन की बात कह दी इसने यार, जो हम कहना चाह रहे थे। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर बच्चे में होता है। तो अगर आपकी क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंस वाले बच्चे हैं तो आप एक ही टीचिंग मेथड का प्रयोग कर सकते हो? नहीं, आपको डील करना पड़ेगा। सारे बदमाश आप ही क्लास में आ गए तो आप हर बदमाश को उसके ही लेवल पे क्या करोगे? डील करोगे। तो नंबर के बेसिस पर अलगाव नहीं, आप पढ़ाने के तरीकों में भी क्या करोगे? शिक्षण विधियों में भी क्या करोगे गुड्डा? बदलाव करोगे, करोगे ना। शारीरिक वृद्धि और विकास को किस नाम से और जानते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को आप और किस नाम से जानते हो? जल्दी से बताएं। शारीरिक वृद्धि और विकास को आप और किस नाम से जानते हो? तत्परता, अभिवृद्धि और परिपक्वता, गतिशीलता या अनुवांशिकता? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे।
आज आपका वृद्धि और विकास जो सबसे पहला टॉपिक है, सबसे पहला चैप्टर, हर प्रश्न को उठा के लेके आई हूँ जो पूछा गया है, जिस तरीके का पूछा जाएगा, ताकि एक कंप्लीट आपको अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। और ये ऐसा टॉपिक है जो मोस्टली हर बच्चा जानता है। आपकी एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए, आपको दर्शन हो जाए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। आ जाइए। तो शारीरिक वृद्धि और विकास को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शारीरिक वृद्धि और विकास, इसको आप क्या और नाम देते हो? अभिवृद्धि और परिपक्वता आप नाम दे सकते हो, तत्परता नहीं कह सकते, है ना। आप इसे मोबिलिटी नहीं कह सकते, आप इसे अनुवांशिकता नहीं कह सकते। मनोविज्ञान में प्रकृति और पोषण विवाद में प्रकृति का क्या मतलब है? यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन रही एक समय तक, है ना। प्रकृति क्या, पोषण क्या, तो कई बार यही पूछ के बच्चे को एकदम खटका दिया। तो बताइए, मनोविज्ञान में प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति का क्या मतलब है? बताओ भैया, बताओ। अच्छा, प्रकृति का मतलब क्या है? कौन बोल रहा था? हेरिडिटी है, सब पक्का? बहुत बढ़िया। हेरिडिटी, प्रकृति का मतलब ये मत समझ लेना कोई। एक बार एक बच्चा मुझे बोलता है, दीदी प्रकृति का मतलब तो पर्यावरण होता है। ऐसे कैसे हो सकता है दीदी, प्रकृति का मतलब हेरिडिटी हो गया? मैंने कहा मूल प्रकृति, मूल प्रकृति हम कैसे हैं, बेसिक बेसिक हमारा। तो प्रकृति का मतलब क्या है? वंशानुक्रम, है ना, अनुवांशिकता। और पोषण, पोषण होता है बेटा जो पर्यावरण में मिल रहा है, पानी मिल रहा है, खाद मिल रही है, हवा मिल रही है, सूरज की रोशनी मिल रही है, ये पोषण है। तो जो हमारी मूल प्रकृति है उसे पोषित करना। तो पोषण का मतलब क्या हो गया? तो पोषण तो हो गया वातावरण हो गया, है ना। पोषण तो क्या हो गया? वातावरण, आसपास का भौतिक वातावरण, ये पोषण हो गया बेटा जी। ये पोषण, बच्चे का स्वभाव और व्यवहार, ये पोषण हो गया, ये पोषण हो गया। लेकिन वंशानुक्रम ये प्रकृति होता है, ठीक है ना, ये प्राकृतिक होता है। विकास के संदर्भ में वुडवर्थ का प्रसिद्ध सूत्र क्या है? मतलब यह तो ये पूछ लेगा कि भैया विकास इज इक्वल टू एच इंटू ई किसने कहा है, ठीक है ना, एच इंटू ई किसने कहा है। या फिर ये पूछ लेगा क्या बेटा जी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जयंती ट्रेन, जयंती रेना, जयंती रेना जी, चैनल का नाम है टीचिंग एग्जाम TWA। और टीचर को पहचान लीजिए, ये यहाँ से हर एंगल से टीचर का नाम है गार्गी सारस्वत। आपके लिए पर्सनालिटी, आपके लिए इंटेलिजेंस, सब टॉपिक उठा उठा कर लेकर आते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो पर डे या रोज जिसका जो शेड्यूल है, टीचर कैसे प्रैक्टिस सेट कराता है, वो पूरा शेड्यूल आपकी नजरों के सामने रहेगा कि हर हर टीचर पर डे एक प्रैक्टिस सेट कराता है। और मेरा प्रैक्टिस सेट होता है संडे टू संडे। तो जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, तो आप अपने आप देख लोगे ओ दीदी तो ये लेके आई, क्योंकि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहते हैं मेरे, ठीक है ना। और हर टीचर कोई ना कोई पर डे किसी ना किसी टीचर का क्या रहता है, प्रैक्टिस सेट रहता है। तो हर टीचर जो क्वेश्चंस करा रहा होता है एक टॉपिक के ही क्वेश्चन कराता है। तो हफ्ते भर में हम जितना अपने ऐप में पढ़ा पाते हैं उसी को हम यहाँ पर अपने बच्चों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हुए साथ में लेके चलते हैं, ठीक है ना। समझ गए ना? क्लियर हो गया? हाँ, ठीक साहब। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, एग्जाम में आवाज गूंजती रहनी चाहिए। तो क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। विकास इज इक्वल टू वंशानुक्रम इंटू वातावरण। तो क्या कहते हैं ये? हाँ, एच इंटू ई। क्या कहेंगे? एच इंटू ई। क्या कहेंगे? एच इंटू ई कहेंगे। कभी भी प्लस माइनस या डिवीजन मत लगाना, अंतः क्रिया का परिणाम। मानव कोशिकाओं में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताएं। गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताएंगे। गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? बेटा तुम थोड़ी ना दामाद हो, तुम्हारा थोड़ी ना दामाद है कि दामाद आ गया आ गया आ गया, ऐसे पागल हो जाते हैं। मैम देखो फिर मैसेज कर दिया उसने, आ गया। अरे तुम्हारा दामाद थोड़ी ना है बेटा, होगा जिसका होगा, और तुम्हारा नहीं है तो तुम साइड करो। हाँ, खाम खाम एक टेंशन ले रहे हैं, दामाद आ गया मैम, आ जान दो आ जाओ। हाँ जी, कितने? 46। और अगर जोड़े पूछा जाता तो हम कहते 23 जोड़े, है ना। आ जाओ। बच्चे के सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आप सब जानते हो केवल पिता उत्तरदायी है, क्योंकि पिता के पास ही एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, माँ के पास तो एक्स और एक्स ही क्रोमोसोम होता है। अच्छा, ऑप्शन देख लें यहाँ पर, माता और पिता दोनों समान रूप से या पर्यावरण, क्या लगाओगे? क्या माता और पिता दोनों समान रूप से लगाना भी सही होगा? जल्दी से बताएं। क्या माता और पिता दोनों समान रूप से? लिंग निर्धारण में क्या माता पिता दोनों समान रूप से निर्धारण, ये कितने हद तक आपको ठीक लग रहा है? माता पिता दोनों समान रूप से मतलब कारण होते हैं, इसमें इसमें कुछ लग रहा हो तो जल्दी से बताइए कि दोनों दोनों शामिल हैं।
पक्का? क्या रहेगा? ओनली पापा, ओनली पापा। बहुत बढ़िया, ओनली पापा ही रहना चाहिए। आ जाए, मुझे 1 दर्जन स्वस्थ बच्चे दे दो, मैं उन्हें डॉक्टर, जज, चोर जो चाहे बना सकता हूँ। ये किसका कथन है? मैंने बताया था ना, 1 दर्जन बच्चे दे दो, मैं उनकी वोट लगा दूंगा। चोर, डुकेरा, लुटेरा, डाकू, साधु, सन्यासी, बढ़िया वकील, बढ़िया डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बना सकता हूँ। जीन पियाजे का सिद्धांत जो होता है उसे हम कहते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं गुड्डा? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जॉन लॉक, बड़ा फेमस स्टेटमेंट है इनका। इन्होंने कहा कि टेबुला रासा, बच्चे का दिमाग खाली स्लेट होती है। क्या कहा? बच्चे का दिमाग, बच्चे का मस्तिष्क क्या है? कोरी स्लेट है। क्या कहा इन्होंने? बच्चे का मस्तिष्क क्या है? कोरी स्लेट है। क्या कहा? बच्चे का मस्तिष्क क्या है? तो इन्होंने कहा बच्चे का मस्तिष्क टेबुला रासा यानी कोरी स्लेट है। बीएफ स्किनर, इनका सिद्धांत है जिसे हम कहते हैं क्रिया प्रसूत। क्या कहते हैं बेटा जी? क्रिया प्रसूत सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी हम इसको कहते हैं। इन सिद्धांतों के नाम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आ जाए, कौन सा गुण पूरी तरह से वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है? कौन सा गुण पूरी तरह से वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित होता है? पूरे टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरे टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा। घबराइए मत, हर संडे मेरी क्लास लगती है। हर संडे आप किसी ना किसी टॉपिक पे, जैसे नेक्स्ट संडे हम लोग मिल रहे होंगे, डेफिनेटली बुद्धि टॉपिक के क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे। ये जो आ रहा है इस संडे हम बुद्धि टॉपिक के क्वेश्चन आंसर कर रहे होंगे, तो हर बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। तो कौन सा गुण पूरी तरह से हेरिडिटी द्वारा निर्धारित होता है? हेरिडिटी से आपकी आंखों का रंग पूरी तरह से निर्धारित होती है। समाज के स्किल वातावरण से प्रभावित होते हैं। नैतिक विकास में वातावरण का भी बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। बुद्धि में आपका हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का रोल है। बुद्धि में हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट, बुद्धि में दोनों का रोल माना जाता है। समानता का नियम के अकॉर्डिंग, जो कि सोरेनसन ने एक नियम दिया, सोरेनसन ने एक नियम दिया, उसके अकॉर्डिंग बताएं कि समानता का नियम क्या कहता है? समानता का नियम क्या कहता है? सोरेनसन ने एक नियम दिया था, समानता का नियम। इसी तरीके से इन्होंने एक और नियम दिया था जिसको कहते हैं प्रत्यागमन का नियम। ये दोनों नियम सोरेनसन के दिए हुए हैं। प्रत्यागमन का नियम ये भी सोरेनसन का दिया हुआ है। तो क्या है बेटा जी? है ना, समानता का नियम या आपका प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम, जैसे मम्मी पापा वैसी ही उनकी औलादें, जैसी फैक्ट्री प्रोडक्शन भी बिल्कुल वैसा ही होगा। ये किसने कहा? सोरेनसन ने कहा। फिर इन्हीं ने प्रत्यागमन का नियम दिया, जिसमें इन्होंने जस्ट उल्टी बात कह दी कि बच्चा माता पिता से जस्ट अपोजिट भी हो सकता है। बच्चा माँ बाप से क्या होगा? माँ बाप से जस्ट अपोजिट होता है। क्या होता है? जस्ट अपोजिट। तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि जब बच्चा आता है तो यह तो समानता का नियम लगता है कि वो यथा माता पिता तथा बालक, है ना, जैसे मम्मी पापा बिल्कुल वैसा होता है, या फिर प्रत्यागमन का नियम लगता है। प्रत्यागमन मतलब मेरा आना हो रहा है, तुम्हारा गमन हो रहा है, जस्ट उल्टा। तो या फिर प्रत्यागमन का नियम लगता है कि भैया बच्चा माता पिता से जस्ट अपोजिट होता है। तो मेरे साथ बोलिए कि भैया 2 नियम दिए सोरेनसन ने, है ना, अनुवांशिकता के बारे में कि या तो क्या होगा? समानता का नियम यानी बच्चा एग्जैक्टली मम्मी पापा जैसा होगा, या फिर क्या होगा? विभिन्नता नहीं, प्रत्यागमन का नियम कि मम्मी पापा से एग्जैक्टली अपोजिट होगा। फिर आया भिन्नता का नियम। क्या कहते हैं? एक और नियम है जिसे बोलते हैं भिन्नता का नियम। ये भिन्नता का नियम कहता है कि बच्चा माता पिता से थोड़ा अलग होता है। बच्चा क्या होता है? माता पिता से कुछ भिन्न होता है। बच्चा माता पिता से कुछ भिन्न होता है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो 2 चीजें घटेंगी। एक घटेगी म्यूटेशन यानी कि परिवर्तन, और दूसरी घटेगी जिसको हम कहते हैं क्या? प्राकृतिक चयन। ठीक है ना? आ जाए। जब प्रतिभाशाली मम्मी पापा की संतान एवरेज या मंद बुद्धि पैदा हो गई, तो ये वंशानुक्रम का कौन सा नियम दर्शा रहा है? प्रतिभाशाली मम्मी पापा, गजब प्रतिभाशाली औलाद है, कतई मंद बुद्धि, यानी कतई एकदम एवरेज या मंद बुद्धि चली गई, कतई एवरेज या मंद बुद्धि पैदा हो गई, तो वंशानुक्रम का कौन सा नियम लगेगा? प्रत्यागमन का सिद्धांत यानी माता पिता से जस्ट उल्टे पैदा हो गए। विभिन्नता का नियम कहता है कुछ भिन्नता होगी। समानता का नियम कहता है कि एग्जैक्टली जैसे बच्चे वैसे ही माता पिता एग्जैक्टली सेम होते हैं। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम लेमार्क ने सपोर्ट किया, जो ये कहते हैं कि हमारे सीखे हुए गुण भी हमारे बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। जैसे जिराफ की
लंबी गर्दन उसके पूर्वजों से ट्रांसफर हुई, बल्कि सबसे पहले जिराफ की गर्दन लंबी नहीं थी। इसका खंडन किसने किया? इसका खंडन किसने किया? जल्दी से बताएं। इसका खंडन किया मैकडूगल ने। मैकडूगल ने कहा, मैं सफेद चूहों की कम से कम 23 पीढ़ियों के पैदा होते ही पुच्छ काट देता था, लेकिन फिर भी सारे के सारे चूहे पूंछ के साथ पैदा हुए, किसी ने भी उस अर्जित करे हुए गुण को प्रयोग नहीं किया। ठीक है, आ जाए समरूप जुड़वा, जिन्हें बोलते हैं आइडेंटिटिकल या मोनोजाइगोटिक जुड़वा, इनके बारे में क्या सही है भैया? सोच के बताइएगा। समरूप जुड़वा यानी मोनोजाइगोटिक जुड़वा है ना, उनको क्या कहा जाता है? बिल्कुल, उनको क्या कहा जाता है? क्या बात है, स्माइल बड़ी, बहुत बढ़िया, है ना। आ जाए समरूप जुड़वा, है ना, या आप कह लीजिए आइडेंटिटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस, इनके बारे में क्या सही है? ये दो अलग अलग अंडों के निषेचन से बनते नहीं, अलग अलग अंडों के निषेचन से बनेंगे तो समरूप जुड़वा नहीं होंगे, मोनोजाइगोटिक नहीं होंगे, क्या होंगे? बायजाइगोटिक, दो जाइगोट होंगे, है ना, बायजाइगोटिक होंगे। दो जाइगोट हुए हैं, वो दोनों ही क्या हुए? निषेचित हुए, तो बायजाइगोटिक होंगे। उनके 100% जीन समान होते हैं नहीं, उनका लिंग हमेशा अलग अलग होता है, उनके 50% जीन समान होते हैं। आए, मजा आ गया क्वेश्चन भाई साहब। समरूप जुड़वा क्वेश्चन है अपने आप में एकदम तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम भ्रम पम, बताओ जल्दी। हाँ जी, अलग अलग ओवा से तो नहीं बने, क्या कहोगे? समरूप जुड़वा ओनली ओ 50% जीन समान होंगे। अच्छा, अब डी पे आ गए, बहुत बढ़िया। अच्छा, 50% जीन समान होंगे समरूप जुड़वा में। अच्छा अच्छा, समरूप जुड़वा मतलब समझना मेरी बात को, एक अंडा हुआ निषेच